नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर डॉक्टर श्रद्धा शाहने हूँ। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित कहानी वापसी सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखिका ने वर्तमान परिस्थितियों में एकल परिवारों में संबंधों का आधार धन हो गया है, इस बात पर जोर दिया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि कहानी पर अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कहानी के अच्छे लगने पर इसे अपने मित्रों को शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आइए सुनते हैं यह कहानी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा किए हुए सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी या डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने कुछ विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बेटी की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप सहारा न देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को आतुर बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से नग्न और कुरूप लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी पास पड़ोस के लोग उखाड़ ले गए थे। वहाँ जगह जगह पर गहरे गड्ढे बन गए थे, पर बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह सब एक दुर्बल लहर की तरह उठकर लीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की लंबी नौकरी के बाद वे रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझा ढो रहे थे। सांसारिक दृष्टि से उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू प्रायः छोटे स्टेशनरों पर रहे। बच्चों को पढ़ाई का प्रश्न उठा था तो पत्नी बच्चों के साथ शहर में रहने लगी थी। गजाधर बाबू बहुत ही स्नेही थे और स्नेह के आकांक्षी भी। उन्होंने यह व्यवस्था बच्चों के भविष्य के विचार से ही स्वीकार की थी, पर उनके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। उनसे घर में टिका ना जाता था। जब परिवार साथ था तो ड्यूटी से लौटकर पत्नी से हंसते बोलते, बच्चों से खेलते, उन्हें दुलारते। अब कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी और उमा की बातें याद आती। पत्नी दोपहर में 2 बजे तक आग सुलगाए रहती और उनके लिए खाना गरम रखती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह चौके के द्वार पर निकल आती और उसकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को हर छोटी बात याद आती और वे उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी और कोट उतारकर कील पर टांग दिया। अंदर से रह रहकर कह-कहो की आवाज़ आ रही थी।
इतवार का दिन था। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वे घर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रखे नाच रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हुए जा रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। गजाधर बाबू को देखते ही वहाँ एक सकपकाहट भरा सन्नाटा छा गया। बहू ने झट सर ढाँप लिया और नरेंद्र ने बैठकर चाय का प्याला होठों से लगा लिया। केवल हंसी दबाने के प्रयत्न में बसंती का शरीर रह रहकर हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वे भी उस मनोविनोद में भाग लेते, लेकिन उनके आते ही सब चुप हो गए तो उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, चाय मुझे भी देना बसंती, तुम्हारी अम्मा ने अभी पूजा खत्म नहीं की। बसंती ने माँ के कमरे की ओर देखा, अब आती ही होगी। फिर उसने एक प्याले में चाय बनाकर पिता को दे दी। गजाधर बाबू ने 2 घूंट पीकर कहा, बिट्टो चाय तो फीकी सी है, लाइए चीनी और डाल दूँ। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब दोबारा बनाएगी तब पी लूँगा। बहू पहले ही चली गई थी। नरेंद्र चुपचाप खिसक गया। केवल बसंती पिता के लिहाज से बैठी माँ के आने की राह देखती रही। कुछ देर में उनकी पत्नी हाथ में लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी को पानी दिया। माँ को देख बसंती भी उठ गई। पत्नी ने गजाधर बाबू को देखा तो चौंक कर बोली, अरे आप अकेले बैठे हैं, वे सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के गले में जैसे फांस सी पड़ गई। बोले, अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी चौके में आकर बैठी तो नाक भों चढ़ाकर चारों ओर फैले जूठे बर्तनों को देखा। फिर कहा, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके फिर वही जूठा सकरा छुओ। किसी से इतना भी नहीं होता कि खाए पिए बर्तन ही समेट दे। फिर उसने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पुकारकर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतज़ार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। पैसेंजर आने से पहले रोज़ सुबह वह गरम पूरियाँ और जलेबी बनाया करता था। गजाधर बाबू तैयार हो चुकते तो उनके लिए नाश्ता और चाय रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, बिल्कुल उनकी पसंद की। 3 चम्मच चीनी, कांच के ग्लास में ऊपर गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, मगर गणेशी की चाय में कभी देर न होती। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों को आघात पहुँचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, नौकर से किसी बात की मदद नहीं, इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई ज़रा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने पूरी बेलकर कढ़ाई में छोड़ी, पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो उन्होंने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। यह भी तो सोचो कि तुम्हारी अम्मा के शरीर में अब वह ताकत नहीं बची है। तुम हो, भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, कभी पढ़ने में मन ही नहीं लगता। लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं।
बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, मैं मना भी करूं तो सुनती नहीं। इसकी शादी हो जाए तो मेरे सीने से बोझ उतरे। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और उसमें ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी जिसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। उन्हें याद हो आती थी वे रेलगाड़ियाँ जो आती और कुछ देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। उनकी पत्नी के पास एक छोटा सा कमरा अवश्य था, जिसका एक कोना अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तरों और घी के डिब्बों से भरा था। दूसरी ओर पुरानी दरियों में लपेटी और रस्सी से बंधी रजाइयाँ रखी थी। बसंती और उसकी माँ के बक्सों के अतिरिक्त एक टीन के बड़े से बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। गजाधर बाबू भरसक उस कमरे में नहीं जाते। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आई बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियों और बहू के हाथों के गढ़े हुए कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वह अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। उस दिन इसी प्रकार जब वह आकर लेटी तो गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बात छेड़ दी। वे घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं। जोड़ घाट करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय की बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही इंसान अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। इस तरह की बात करते ही वे गहरा अकेलापन अनुभव कर उठते थे। हाँ, बहुत बड़ा सुख है, न बहू से आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और थोड़ी ही देर में सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहाँ खो गई। उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी हुई उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेढोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक पत्नी को देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उसका मुंह फूला हुआ था। देखो तो बहू के ढंग, रसोई खुली छोड़ आई थी।
बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। अभी सभी खाने को है, क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी। एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में आधा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। ज़रा भी दर्द नहीं है, कमाने वाला तो हाथ तोड़े, यहाँ चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि उनकी पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होठ भींच करवट ले उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात को बसंती ने भोजन जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर न निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौक नहीं आया? अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर निकली तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को टहल कर लौटे तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी के स्वर से लगा कि जैसे दोष उनका ही है। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उसने कहा, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने से रोक दिया तो पिता से बोलेगी ही नहीं। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू के दिल पर धक्का सा लगा। उनकी पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत सी थी। उनका कहना था कि पिताजी हरदम बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आ जाए तो कहीं बैठाने की जगह तक नहीं। वे अभी तक अमर को छोटा समझते थे और मौके बेमौके राय देते रहते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक उसके फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय और नाश्ता जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वे सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई में बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह पूछने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, मुरब्बा, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। वे कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर जाते जाते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चित परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी।
तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वे घर के अंदर से आने वाली विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहीं चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती देर देर तक पड़ोस में रहती, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कोई परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने से शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना बोला कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य है कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए धनोपार्जन के एक निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसका कुछ स्थान है। उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से अपने कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो उसकी परिधि पर ही जीवित रहना है। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व घर के वातावरण का कोई भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे कि सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने निश्चयों के बावजूद वे एक दिन बीच में दखल दे बैठे। उनकी पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी कि वह कितना कामचोर है, बाजार की हर किसी चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। वार्तालाप सीधा, पर बहू जिस टोन में बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। इसी बात से बेखबर नरेंद्र बोला, अम्मा तुम बाबूजी से कुछ कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर वे समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो यह मुझसे नहीं होगा। हाँ माँ, बसंती का शौक था मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं। अमर गुनगुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? बच्चों की माँ ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में ख़त्म कर दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही वह रसोई में घुस गई। कुछ देर बाद अपने कमरे में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को वहाँ लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। पर गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह
उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वे आंखें बंद किए लेटे हुए थे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से 4 पैसे हाथ में आए, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। मंद स्वर में उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँ तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।